जी, आप देख रहे हैं चैनल 20 विद आलिया। आप सबको अपने शो में वेलकम करते हैं बेस्ट विशेस के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज जुनैद कुरैशी साहब, डायरेक्टर एहसास। हमारे शो में पहले भी अपीयर हो चुके हैं। बहुत से ऐसे मीडिया आउटलेट्स जहाँ पर वो बात करते हुए नजर आते हैं। कश्मीर पर खास तौर पर उनकी बड़ी गहरी नजर है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मामलात पर भी बड़ी गहरी नजर है और वो श्रीनगर में होते हैं आजकल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जुनैद कुरैशी साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया शुक्रिया। जी जुनैद कुरैशी साहब, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं इस वक्त। बड़ी बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान इंडिया के बीच वो जो 4 दिन की जंग हुई थी, एक ट्रेलर चला था, उसके बाद अब ये कई दफा ऐसा हुआ कि दोनों कंट्रीज की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई। अब जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, उनकी तरफ से अमेरिका के अंदर एक गैदरिंग में वो बात कर रहे थे पाकिस्तानी डायस्पोरा से। और इसके ऊपर जब हम देखते हैं कि कहाँ पर खबर ये मिलती है, खबरें तो इसके ऊपर बहुत चल रही हैं, लेकिन हमें उनकी कोई वीडियो, कोई इमेजेस नहीं मिलते। लेकिन जो प्रिंट है, द प्रिंट आपका इंडिया का मीडिया, उसके अंदर उन्होंने जो प्रवीण स्वामी हैं उनकी एक वीडियो भी मौजूद है जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में ये बातचीत बताई है उनकी, और साथ में इसकी डिटेल्स भी हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारा मीडिया जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया जिसमें ये खबरें अब चल रही हैं। लेकिन रिपोर्टेडली ये बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने ये सब बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि द इंडस रिवर इज नॉट द इंडियंस फैमिली प्रॉपर्टी। हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो बात कर रहे थे कि अगर डैम बनाता है तो ये 225 मिलियन जो पाकिस्तानीज हैं उनको स्टार्व करने की बात है, उनकी ये तो कहत लाने की, उनको भूखा मारने की बात है। तो फिर हम 10 मिसाइल मारेंगे और वो डैम उड़ा देंगे जो भारत बनाएगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका कि व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू। शुक्रिया आलिया जी। देखिए, जैसे कि आपने कहा, मैंने भी कोई वीडियो नहीं देखी है, मैंने भी ये सिर्फ पढ़ा है प्रिंट में। और मतलब मुख्तलिफ, सिर्फ द प्रिंट में नहीं आया, मुख्तलिफ प्रिंटिंग प्रेस में आया है ये। तो लिखा ज़रूर गया। देखिए, अगर ये बात जो की है, ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। एक थर्ड कंट्री की जगह पर जाके वहाँ से न्यूक्लियर थ्रेट देना, दिस गोज बियॉन्ड डिटरेंस। आप अगर मेरे ख्याल में उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर हमारे वजूद पे अगर बात आई तो हम आधी दुनिया अपने साथ ले जाएंगे। वेल, दिस इज मतलब दिस इज क्वाइट थ्रेटनिंग। एंड आई थिंक ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एक मतलब फील्ड मार्शल, चले फील्ड मार्शल तो वो अभी अभी बने हैं, शायद उस चीज़ से वो अभी इतने मुखातिब नहीं है कि फील्ड मार्शल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी होती हैं। लेकिन एज अ जनरल, एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक थर्ड कंट्री में जाके इस तरह की धमकियां देना, आई थिंक इट बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। और कोई किसी भी लिहाज से ये कंड्यूसिव तो है नहीं हिंदुस्तान के साथ एक 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 किसी ना भी किसी तरीके से कोई अच्छा माहौल क्रिएट करने की। अगर मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके जाके अगर उन्होंने इस बात पे जोर दिया होता कि हिंदुस्तान हमारे साथ एविडेंस शेयर करे, हम मिल के इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम भी टेररिज्म के शिकार हैं, जिस तरह देखिए बिलावल भट्टू जरदारी साहब भी इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, वो भी कभी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, वो हिंदुस्तान के लीडर्स भी करते हैं। सब कॉन्टिनेंट में जो है जो सियासत है वो तो फुल ऑफ रेटोरिक एंड फुल ऑफ मतलब इमेजरी एंड फुल ऑफ मतलब थ्रेट्स, ये सारा तो ये तो यहाँ का माहौल ही है। लेकिन फिर भी कई दफा, पिछली दफा मैंने शायद एक सीरीज थी जिसमें शशि थरूर साहब की इंटरव्यू था, बिलावल भट्टू जरदारी का था, हिना रबानी खर साहिबा का था। और ठीक है, उसमें उन्होंने अगेन सब कॉन्टिनेंट से जो में जो होता है काफी इमेजरी थ्रेटनिंग बातें, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमसाए हैं, हमें चाहिए कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाना। अब इस पे बातें तो बहुत सालों से हो रही हैं, डेकेड से हो रही हैं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो डी फैक्टो पाकिस्तान का मालिक है या पाकिस्तान को चलाते हैं, उनके मुंह से इस तरह की बातें, और वो भी अमेरिकन सॉइल पे, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है।
अच्छा, एक इसमें दो बातें, एक तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की जो मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो यही है, उन्होंने कहा है कि जी ये न्यूक्लियर को थ्रेट देते हैं हमें और हम इसमें ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो आपने बात की ना गैर जिम्मेदार, पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है। और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इस जो उनकी प्ली है, ये एलिगेशन है, उसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि आप भी इस वक्त कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी गैर संजीदा जो है वो बात है, हकाइक को तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने पेश किया है। और पाकिस्तान जो है वो ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी के सख्त खिलाफ है। एक तरफ ये बात तो उन्होंने की जिस पे सब बातें कही जा रही हैं कि जी ये है। मेरा आपसे इसके ऊपर सवाल ये होगा कि क्या अब भी इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो डैम बनाने की बात कर रहा है, क्या अब भी वो डैम बनेंगे या वो वैसे ही रहेगा मामला, या इतने बड़े थ्रेट के बाद उस पे कोई फर्क पड़ेगा कि भाई ये तो ये कह दिया गया है तो अगर डैम बनाया तो ये तो 10 मिसाइल मारने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे मुझे लगता है कि डिटरेंस जो है वो मिलिट्री डिटरेंस नहीं होगी इस मामले में, डैम्स के मामले में और इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में। जहाँ तक मुझे याद है, आईसीजीए ने पिछले दिनों कोई ऐसा एक बयान दिया था कि यूनिलैटरली इस इस ट्रीटी को सस्पेंड या अबेयंस में नहीं रखा जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर वहाँ डैम नहीं बनाएगा या अगर अपनी जो मतलब उन्होंने जो इसको सस्पेंड किया है उस पे मजीद मतलब कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसका ज़्यादा रिलेशन जो होगा वो इंटरनेशनल लीगैलिटी और इंटरनेशनल लॉ से होगा। ये ज़रूर है, देखिए, मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि यूनिलैटरली फैसले हों, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हों, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ से हों। मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसमें देखिए इस आर्ग्यूमेंट में बड़ा दम है कि इंडस वाटर ट्रीटी अब कोई 60-65 साल पुरानी है और उस वक़्त की जो सूरत-हाल थी, उस वक़्त का जो क्लाइमेट था और आज का जो क्लाइमेट चेंज है, आज की जो इंजीनियरिंग है, आज के जो न्यू टेक्नीक्स हैं, देखिए मैंने इंडस वाटर ट्रीटी पे थोड़ा बहुत लिखा भी है और लेकिन उसको बहुत गहराई से पढ़ा भी है। उसमें एंड टू द बेनिफिट ऑफ नॉट इंडिया बट टू द बेनिफिट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज। बात यह है कि ये जरूर है कि इस ट्रीटी पे एक न्यू एक नई बहस हो सकती है। इस ट्रीटी पे एक एक नया समझौता हो सकता है दोनों मुल्कों के बीच और मैं ये समझता हूँ ये ए पॉलिटिकल होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ दोनों मुल्कों को बैठ के देखें, जंग एक तरफ है। अब बात यह है कि हम जंग को और लड़ाई को और एनमिटी को बहुत ज्यादा रिलेट कर देते हैं बाकी चीजों से भी। हिंदुस्तान भी करता है, पाकिस्तान भी करता है। अब अब दोनों में एक मेरिट जरूर है, दोनों की बात में मेरिट है। बट जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो वो जो जंग का माहौल है वो तब्दील होना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा, जब भी हालात तनाव के होते हैं तो दोनों तरफ से ये होता है कि जी अब आज के बाद हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या आज के बाद हम एक दूसरे के आर्टिस्ट जो हैं यहाँ नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, या कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं होंगे। अब बात यह, इस बात में मेरिट जरूर है। आप मतलब इट वुड बी वेरी क्या कहते हैं स्ट्रेंज, यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है और यूक्रेनियन आर्टिस्ट वहां जा रहे हैं या रशियन आर्टिस्ट वहां आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उस तरीके की जंग नहीं है। इट इज नॉट अ हॉट वॉर। It has always been hot at the borders, but it's basically a cold war. It's an animosity. It is unresolved issues. अब ये आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट में भी मेरिट है कि अगर ऐसे एक्सचेंजेस नहीं होंगे, खासकर इस वजह से कि हम एक ही कौम हैं, एक ही लोग हैं, मतलब हमारी जबानें बहुत मिलती जुलती हैं, हमारा कल्चर बहुत मिलता जुलता है, हमारा खाना पीना बहुत मिलता जुलता है, खासकर पंजाब बेल्ट में या सिंध बेल्ट में। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो कंड्यूसिव माहौल भी कैसे पैदा होगा? मतलब तो कहने का मतलब यह है कि मैं ये समझता हूं इस ट्रीटी को दोनों मुल्कों की बेहतरी में, दोनों मुल्क अगर अपने लोगों की बेहतरी में सोचे, इसमें कोई हार्म नहीं है दोनों मुल्क बैठे और ये सोचें कि ट्रीटी 65 साल पहले साइन की गई थी। उस वक्त के जो सरकमस्टांसेस थे,
क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, इंजीनियरिंग के लिहाज से, बिल्डिंग के लिहाज से, वो इस ट्रीटी में फोर्सी नहीं किए गए थे। उस वक्त ये नहीं पता था कि इतने ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। उस वक्त ये नहीं पता था कि हमारे पास 60 साल के बाद कौन सी न्यू टेक्निक्स आएंगी। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों मुल्कों को ए पॉलिटिकली बैठना चाहिए और इस ट्रीटी पे बहस करनी चाहिए कि आज के दौर में, आज के वक्त में इस ट्रीटी को किस तरीके से, टू द बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, किस तरीके से इस ट्रीटी को मोल्ड किया जा सकता है जो दोनों मुल्कों की बेहतरी में मतलब कल को आगे आगे वाले 10 15 20 30 साल चले। जहां तक ये बात है कि ये लोगों को स्टार्व करने की बात है, देखें अगर यूनिलैटरली कोई फैसला होता है और सच में इंडिया पानी बंद कर देता है तो ये एक बहुत ही ये भी एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अमल होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो जिहाद फैक्ट्री है, वो आप उसको उसको आप जीत उनकी गोद में डाल देंगे, वो यही चाहते हैं। पाकिस्तान के आम लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट करने की जरूरत नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि ये होगा। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सी लीगैलिटीज और इंटरनेशनल लॉ है जो विच विल, मतलब इंडिया एट द एंड ऑफ द डे विद ऑल इट्स फ्लॉज, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी है, और एक मतलब दुनिया में उसकी एक स्टेचर है। एंड आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की एनिमोसिटी इंडिया को इतना इतना अंधा कर देगी कि वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को छोड़ के इस पे सच में कोई अमल करेगा। आई थिंक इंडिया ने ये शायद इसलिए किया है, मे बी बिकॉज वो प्रोवोक करना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ टेबल पे बैठे और इसको रीनेगोशिएट करे। एज फार एज आई नो, इंडिया कोई 10-15 साल से, इवन बिफोर पहलगाम और कुछ उससे बहुत पहले भी, इंडिया ने रिक्वेस्ट किए हैं वर्ल्ड बैंक को और पाकिस्तान को कि इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए। जहां तक मैंने पढ़ा है उस पे पाकिस्तान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया है। तो आई थिंक ये एक प्रोवोकेशन है कि इस पे बात की जाए, इसका मतलब ये है। ठीक। अच्छा, एक उन्होंने इसके अंदर जो बात की उसके ऊपर बड़ी जो है वो वीडियोस बन रही है, बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक शाइनिंग मर्सिडीज है और एक फेरारी की तरह जो है वो हाईवे पर जाती हुई गाड़ी है, पाकिस्तान जो है वो एक डंप ट्रक है। लेकिन साथ में बाद में पता ही चला कि उन्होंने ये कहा कि ये देख लें अगर दोनों की टक्कर हुई तो नुकसान किसको होगा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, मैंने भी ये पढ़ा है। आई फाइंड इट, मतलब ऑफ कोर्स आई, मतलब मैं पाकिस्तान को जानता हूँ, पाकिस्तान की जो बोस्टिंग है उसको भी जानता हूँ। ये हमारे इस खिते में आम भी है कि हम मतलब गाड़ी चढ़ा देंगे, सर कुचल देंगे। लेकिन मतलब एक आर्मी जनरल चीफ ऑफ स्टाफ के लिए अगर उन्होंने ये कहा है, अमेरिका में जाके ये कहना, मतलब नाकाबिले यकीन है। मैं तो देखें, बहुत जिम्मेदार आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है, बट मैं तो ये सोचता हूँ कि जब तक मैं देखूंगा नहीं, मुझे यकीन नहीं आएगा। बिकॉज ये तो मतलब एक तो वो अपनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया एक मर्सिडीज है और एक फेरारी है और हम एक डंप ट्रक हैं। मतलब ये जो कंपैरिजन है, ये जो एनोलॉजी है, ये मेरे ख्याल में उनके अपने मुल्क के हक में नहीं जाती है। बट उनका जो कहने का मतलब ये है कि डंप ट्रक की जब टक्कर होगी तो वो गाड़ी उड़ जाएगी। आई थिंक ही, अगर उन्होंने मतलब ये कहना ही था तो आई थिंक देयर वर बेटर एनालॉजीज टू यूज, एक बेटर एग्जांपल यूज कर सकते थे जो कम थ्रेटनिंग हो, उनका पॉइंट भी बता दे और अपनी अपने मुल्क को थोड़ा कम बेइज्जत कर दे। बट आई फाइंड इट, मतलब मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने कल ये पढ़ा और मैंने सोचा नहीं, ऐसा मतलब ये हो नहीं सकता कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल, अ वेरी मतलब ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस मैन,
whether we like him or not, or his policies or not, but he is a general. ऐसी बात थर्ड कंट्री में जाके करना, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। लेकिन क्या इसमें ये भी तो एक चीज है ना कि जुनेद साहब के पाकिस्तान ये समझता है, यानी वहां पर ये अदराक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही बात करते हैं, हम ही ये कहते हैं कि जी वो चंद्रयान 3 पे भेज दिया उन्होंने, चांद पर पहुंच गए, आप कहाँ पर है, बल्कि वहां पर इसका मतलब है कि अगर मोस्ट पावरफुल फिगर ये बात करिए तो ये अदराक है कि हाँ जो पड़ोसी है वो बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन हम जो है पीछे रह गए हैं। लेकिन फिर ऐसा तो नहीं है कि अगर इस तरह किया गया तो फिर बका की जंग है और ये करेंगे, लेकिन अदराक तो है कि भारत बहुत आगे निकल गया, तरक्की कर गया और पीछे रह गए आप। इसमें तो इसके लिए तो मतलब इसके लिए तो कोई आपको ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए कि भारत पाकिस्तान से इकोनॉमिक टर्म्स में और मतलब मुख्तलिफ इवन मतलब डिप्लोमेटिक टर्म्स में काफी आगे है। देखें टैक्टिकल विंस दोनों मुल्कों की होती रहती है, बट स्ट्रेटेजिकली अगर आप बात करें, लॉन्ग टर्म अगर आप बात करें, तो इसमें इनका तो कंपैरिजन नहीं है। देखें बट बात यह है कि देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए जो न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसकी इतनी अब शोर की जा रही है, ये तो द ग्रेट इक्वलाइजर था ना। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडिया की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बेसिकली चाइनीज न्यूक्लियर प्रोग्राम के जवाब में शुरू किया गया था। और एज यू रिमेंबर, मेरे ख्याल में भट्टू साहब थे जिन्होंने उस वक्त ये कहा था जब बांग्लादेश जब मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश की पैदाइश हुई, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अब हमें घास भी खाना पड़े लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे क्योंकि वो हमारा ग्रेट इक्वलाइजर होगा। तो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बेसिकली इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जवाब में था और बांग्लादेश की डिफीट में था। तो उसके बाद से आई थिंक इंडिया ने साइन किया है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, और स्टेटेड पॉलिसी है उनकी। पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। सो देखिए पाकिस्तान के लिए दिस 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 न्यूक्लियर बॉम्ब इज द ग्रेट इक्वलाइजर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट। बट अगेन न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इकोनॉमी को मतलब इक्वलाइज नहीं करता है, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को मतलब इक्वलाइज नहीं करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट को इक्वलाइज नहीं करता है। और मैं ये भी कहूंगा कि इवन इन वॉर, देखें इंडिया पाकिस्तान की काफी जंगे हुई हैं, 3-4 जंगे हुई हैं जिनको मतलब विच आर वर्थ मेंशनिंग। वैसे तो इनकी रोजमर्रा की काम है बॉर्डर पे एक दूसरे को तंग करना या गोलियां मारना या शेलिंग करना, जिसके मैं ये कहूंगा मतलब इफ आई मे बी सो फ्री टू से सो कि जिसके ज्यादातर ज्यादातर जो विक्टिम होते हैं वो कश्मीरी होते हैं, चाहे वो इस तरफ के हों या उस तरफ के हों। तो लेकिन इवन व्हेन इट कम्स टू दैट लेवल, कन्वेंशनल वॉरफेयर जब उस हद तक चली जाए, तो जिस तरह के आपने पिछली दफा भी देखा, दुनिया फिक्रमंद हो जाती है और दुनिया इसके अंदर फिर अपना मतलब अपना टांग अड़ाना शुरू कर देती है, मीडिएशन शुरू कर देती है, बात करना शुरू कर देती है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर अलाउ करेगी। सो इवन अगर ये मिलिट्री माइट में इक्वलाइजर है, इट वुड टेक अ लॉट कि यहाँ इस खित्ते में खा वो पाकिस्तान हो खा वो हिंदुस्तान हो कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करें। तो डिटरेंस के तौर पे ठीक है, इक्वलाइजर जरूर है, बट इन रियलिटी मतलब खुदा ना करे, और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया देखे, जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि हम आधी दुनिया अपने साथ ले लेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने आधी दुनिया को तो अपना दुश्मन बना लिया, क्योंकि उनका तो इससे कोई लेना देना है नहीं। देखिए अब मतलब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, तो थाईलैंड का इससे क्या लेना देना है या मलेशिया का क्या इससे क्या लेना देना है। बट अगर इस खित्ते में जंग हो जाए तो थाईलैंड और मलेशिया या सिंगापुर में भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कोई गैर जिम्मेदाराना या अपने लोगों के लिए गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की है, ये तो इस खित्ते में जितने भी मुमालिक हैं वो तो इससे काफी परेशान हो गए होंगे कि भाई हमारा इससे क्या लेना देना है जो आप अमेरिका में जाके न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं। आई मस्ट से कि यूक्रेन वॉर को अब 2-3 साल हो गए हैं,
और यूक्रेन वॉर में भी देर आर सम, मतलब रशिया की तरफ से कुछ लोगों ने हिंट जरूर किया है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, या मोस्टली ये वेस्टर्न मीडिया ने ही कहा है भाई पुतिन शायद इसको न्यूक्लियर की तरफ ले जाए। बट जहां तक मुझे याद है पुतिन साहब ने कहीं खड़े होके ये अनाउंस नहीं किया है कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब भी इस्तेमाल करूंगा और आधी दुनिया को अपने साथ ले जाऊंगा। सो ये बहुत, मतलब बहुत सेंसिटिव मैटर है, दुनिया की लोगों की जिंदगियों का मैटर है ये, मतलब इट्स अ चाइल्डिश बिहेवियर। अच्छा, लेकिन इसमें जुनैद साहब ये है कि आप जैसे बात करें प्रेसिडेंट पुतिन की, वो प्रेसिडेंट है, यानी एक पॉलिटिशियन और एक जनरल के बयानिए में, नैरेटिव में बड़ा फर्क होता है। ये जो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा कि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये फिर जंग करके देख लें। इनको बताया हुआ है कि अब जंग की तो बॉर्डर एरिया में नहीं बल्कि भारत के अंदर जाकर होगी, और जंग होगी तो फिर हर तरफ होगी। इसमें बार बार ईस्टर्न बॉर्डर की बात की जा रही है, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो अंबानी के एसेट्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके एसेट्स को निशाना बनाया जाएगा, यानी जिससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ इकोनॉमी है ना, बिजनेस है, उसको निशाना बनाया जाएगा, तो बिजनेस उनका जो है वो उसका डाउनफॉल होगा। एक तो ये बात, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही क्या ये जब ईस्टर्न बॉर्डर की बात की जाती है, तो क्या बांग्लादेश को भी इसके लिए जो है वो यूज हो सकता है? बांग्लादेश भी इसके अंदर फिर एंटर हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के रिलेशंस भी इंडिया से अच्छे नहीं है। नहीं, देखिए पहली तो ये बात कि ये कह रहे हैं अंबानी को, देखें ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात है, अंबानी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ, या जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होती है उनके साथ मेल मिलाप होता है, उनके साथ उन्होंने काम करना होता है। बट मतलब अब इंडियन अगर कोई ये कह दे कि हम जी इनसे हम जो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान में, इन पे अटैक करेंगे, ये सर बेवकूफ़ी कोई की बात है। सर आपको नाम इसलिए नहीं मिल रहा कि कोई ऐसे है ही नहीं नाम। नहीं, नहीं, मेरे ख्याल में वो एक थे ना, मलिक रियाज है सर, वो एक, हाँ मलिक मलिक रियाज है। रियाज हैं, दूसरे वो बहुत बड़ा बैंक था मानशा, की क्या हाँ नाम था मंशा, उनका, मियां मंशा जी। मियां मानशा जी हैं। और नवाज शरीफ साहब, मतलब ये भी तो एक बहुत वजाते बड़ी, को था। हाँ। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। तो ये मतलब ये बेवकूफ़ी की, ये 2 स्टेट्स के बीच में बात है। जहाँ तक आपने ईस्टर्न बॉर्डर की बात की, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर ज़रूर है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान का जो ये है, पाकिस्तान की जो आर्म्स हैं, वो मोस्टली मोस्टली इस इस वक़्त भी आई थिंक अबव 80% चाइना से आती है। चाइना का इंडिया के साथ ईस्टर्न बॉर्डर पे, या जो चिकन्स नेक जिसको कहते हैं, वहां पर, और इवन लद्दाख में चाइना का हमेशा से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये कभी डिफाइन हुई नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की स्कर्मिशेस डोकलाम में भी हुई, 2017 में भी हुई, कुछ टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश में भी हुई हिंदुस्तान के साथ। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि देखिए, और फिर आप जिस तरह आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो है ऑन द राइज है। शेख हसीना साहिबा जो हैं वो वहाँ से चली गई हैं, और इस वक्त जो है जमात इस्लामी एक कम बैक कर रही है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में। तो हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि जो इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जहाँ पर मुख्तलिफ मसाइल हैं, रोहिंग्या का इशू है, जहाँ पर बंगाल, बांग्लादेश का इशू है, बट वेस्ट बंगाल में भी बहुत से इश्यूज है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर चाइना की वहाँ पर प्रेजेंस है, फिर यूगर्स हैं। तो ये एक बहुत, मतलब हम हमेशा सोचते हैं ना कि वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान का है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पे पहले भी सबूत हुए हैं। नेपाल फॉर एग्जांपल, नेपाल बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है बाय पाकिस्तान फॉर spying activities, but also for terrorism activities. I remember नेपाल से, आई थिंक इट वाज प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के दौर में था, कि नेपाल में नेपाल गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एम्बेसी में से कई लोग निकाले थे फॉर स्पाइंग एंड कंस्पायरिंग टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया। आईएसआई के लोग थे वहां पर। तो नेपाल इज अ ब्रीडिंग, मतलब इज अ प्लेइंग फील्ड फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज। बांग्लादेश भी विद द जमात इस्लामी's rise again is a very dangerous place. तो yes, I think India should be
और फिर ईस्ट में आपको पता है ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया के बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स भी हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो मतलब जो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं और उनको चाइना ही मतलब वेपन्स देता है, एम्युनिशन देता है। यहां तक के म्यांमार में थ्रू म्यांमार ये वेपन्स आते थे, इवन ट्रेनिंग होती थी। इंडिया ने वहां पर कुछ डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज हासिल की हैं उनसे बात करके, और उनको बहुत से लोगों ने अपने सरेंडर किया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, बट स्टिल एक वॉलेटाइल प्लेस है। तो आई थिंक ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है, चाइना के इंटरेस्ट वहां पर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट वहां पर बहुत ज्यादा अलाइन करते हैं। देखिए जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर में ऑन द वेस्ट साइड चाइना का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर गिलगित बल्तिस्तान, बट वो पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन में है, तो इंडिया को वो वापस लेना पड़ेगा, बट इस वक्त पाकिस्तान के अंडर ही है। तो वैली में द चाइनीज फॉर एग्जाम्पल हैव नो इंटरेस्ट एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर इंडिया को बिजी रखना। जो पाकिस्तान पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है ना, पाकिस्तान तो कश्मीर को ऑक्यूपाई करना चाहता है, लेना चाहता है, तो पाकिस्तान हैज बिगर इंटरेस्ट ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया देन चाइना। ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर इन दोनों के इंटरेस्ट अलाइन करते हैं। पाकिस्तान हैज जमात इस्लामी, China is selling weapons to Pakistan. China has northeastern separatist groups. China claims parts of Arunachal Pradesh, Ladakh, जो वो उसको ग्रेटर तिब्बत का हिस्सा समझते हैं, और फिर बांग्लादेश। तो वहां पर इनके इश्यूज, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा अलाइन करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के इंटरेस्ट ज्यादा हैं, चाइना के कम है। तो ये जब जब मेरे ख्याल में जब लोग टू फ्रंट की वॉर की बात भी करते हैं ना इंडिया में, तो वो जरूरी नहीं है कि वो टू फ्रंट ईस्ट और वेस्ट पे दो फौजें आएंगी और जंग करेंगी। यही टू फ्रंट वॉर के सिनेरियोज हैं कि दोनों मुल्कों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक जगह पर कल्मिनेट होके दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट वहां पर ज्यादा हों, जहां दोनों मुल्क एक मुल्क के खिलाफ कंस्पायर कर सके। और इस वक्त जो देखिए, इस वक्त जो चाइना और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हमाहंगी है, ये इस वजह से भी है ना कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा एक कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकली है और फाउंडेशनली है, आइडियोलॉजिकली है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। पाकिस्तान कहता है ये हिंदू है तो हम हिंदू के खिलाफ है। एंड देन द पॉलिटिकल इश्यू ऑफ कश्मीर। जो चाइना का है, चाइना का मेन ये है कि इंडिया इज अ इकोनॉमिक बट ऑल्सो अ जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल थ्रेट इन द रीजन। तो इन दोनों के इंटरेस्ट हालांकि मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं बट बहुत ज्यादा अलाइन करते हैं। तो जब आप टू फ्रंट की वॉर की बात करते हैं, उसका कहने का मतलब यही है कि इन दो पावर्स के जब जियो पॉलिटिकल या फाउंडेशनल या मेथोडोलॉजिकल या फिर रिलीजियस या पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइन करेंगे, तो ये दोनों मुल्क इकट्ठे मिलके आपको यहां पर एक किस्म का एक प्रॉक्सी वॉर एट डिफरेंट लेवल्स यहां पर इंडिया को उसमें मुलवस कर सकते हैं। Thank you very much, Junaid Qureshi sir, for your in-depth analysis. Thanks a lot. शुक्रिया।